रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिनाद और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। और जनाब तीसरा स्पेल जो है मानसून का, धुआंधार उसकी एंट्री हो चुकी है। और बात कुछ यूं है कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, और पानी आने की वजह से बहुत सारे इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। और ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, इसके अलावा सिंध में, और सिंध के अलावा KP के बहुत सारे शहर इससे मुतासर हुए हैं। कमालिया की बात करें वहाँ पानी खड़ा है, हैदराबाद की बात करें वहाँ पानी खड़ा है। उसको निकास करने के लिए जो है कोशिशें जारी हैं। और इस वक्त शिकायत ये की जा रही है कि वहाँ पर मशीनरी अवेलेबल नहीं है, लाइट अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से निकासी आप में परेशानी हो रही है। इसके अलावा लाहौर में भी सुबह सवेरे ना आपने देखा, हैदराबाद का आपने जिक्र किया, लाहौर की तरफ भी आते हैं तो हैदराबाद में क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसकी वजह से फिर बिजली भी गिरी और 5 लोग जो हैं इससे जाँ बहक हो गए। इंतहाई अफसोसनाक ये चीज़ थी। इसकी अलबत्ता महकमे मौसमियात ने तरदीद की है, लेकिन इस तरह के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं बहुत सारी जगहों पर, क्योंकि वक्फे से जो है वो बारिश का सिलसिला हर जगह पर जारी है, चाहे वो लाहौर हो, कराची हो, या फिर जो जनूबी पंजाब, वहाँ पर जनूबी पंजाब में खास तौर पर खासी तबाही मचा रही है ये बारिश, क्योंकि ऑलरेडी खतरा जो है वो अर्बन फ्लडिंग का भी जाहिर किया जा रहा था, फ्लैश फ्लडिंग का भी जाहिर किया जा रहा था। और जब भी इस तरह से तेज बारिशें मानसून की होती है तो जनूबी पंजाब जरूर बुरी तरह से मुतासर होता है। अभी वो उस पहले सैलाब की जो तबाहकारियां थी उससे निमट कर अभी अपने ट्रैक पर नहीं आया होता कि दोबारा फिर वही वाली सूरत हाल हो जाती है। देखिए पूरा मुल्क इस वक्त जो है इस मानसून के स्पेल की लपेट में है। और अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखें, ये जरूरी होता है। इस तरह के मौसम में इज्तनाब करें कि आप बाहर जाएं, और अगर बाहर जाएं भी तो अपनी पूरी तैयारी के साथ बाहर जाएं। रबर बूट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस तरह के पानी में अक्सर इलेक्ट्रिसिटी का भी खदशा होता है। लेकिन इससे एक अच्छी बात होगी, क्योंकि सुबह सुबह हमें अच्छी बातें करनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि जनाब जो बीमारियां पैदा हो रही थी इस मौसम की, स्मॉग की वजह से, जिन लोगों को डस्ट एलर्जी थी, जिन लोगों को गर्मी की वजह से मसले हो रहे थे, वो तमाम तरह दूर हो गए। नहीं आई है तो वो जब आएगी हम उसकी तब बात करेंगे। लेकिन इससे थोड़ा सा जो मौसम की सूरत हाल है वो जरूर बेहतर हुई है। बहुत ज्यादा जो हद की कैफियत थी उसमें किसी हद तक कमी आई है। जब तेज बारिश होती है, उससे हवा चलती है, तो मौसम थोड़ा बेहतर हो जाता है। लेकिन फिलहाल ये जो तेज बारिशें हैं, सैलाब का खदशा है। एक तो खास तौर पर नॉर्दर्न एरियाज में जाने से आप गुरेज कीजिए, अपने ट्रिप्स को अकॉर्डिंगली प्लान। मुल्क भर में ये मानसून का जो स्पेल है वो दाखिल हुआ है और बारिशें हो रही हैं। इसके अलावा जिस तरह अली ने कहा कि बिला ज़रूरत घर से अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो बराए मेहरबानी ना निकलिए, खासतौर पर मौसम एंजॉय करने के लिए अगर आप निकल रहे हैं, क्योंकि जगह जगह पर जो तरक्याती काम है वो जारी है। उसकी वजह से बड़े बड़े गड्ढे हैं, सड़कों पर खुदाई हुई भी है, तो वो किसी किस्म का नुकसान आपको पहुंचा सकते हैं। बच्चे जो पानी में खेलने लग जाते हैं, आपने देखा है, दीगर ममालिक से भी ऐसी वीडियोस हमें मौसूल हो रही हैं जिसमें बच्चे पानी में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे पानी में बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, बच्चों को भी सेफ रखें। अभी बड़ी खबर की जाने बढ़ते हैं। तो जनाब आपको ये पता है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आर्या पार के लिए 90 रोज का वक्त दिया है, और 5 अगस्त को तहरीक पीक पर पहुंचाने का ऐलान भी किया जा चुका है उनकी जानिब से, और साथ ही मुज़ाकरात की बात भी उन्होंने कर दी है। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर आया कि मैं पाकिस्तान के लिए, बावजूद इसके कि जो जुल्म उसके साथ हुआ है, आज उसकी बीवी को जेल में डाला हुआ है, मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। निज़ाम के अंदर जो भी बेनिफिशरी है और जो इस निज़ाम को इस वक्त हाईजैक करके चला रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से बैठे, आप आए, बैठे, बात करें, दलाइल पे बात करें। आप दलाइल से साबित कर दें कि मैंने मुल्क के खिलाफ साजिश की है, मुझे इस चौक पे लटका दें। आप 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं, और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर्या पार करेंगे। ये तो थे अली अमीन गंडापुर। जबकि दूसरी जानिब बानी PTI की बहन अलीमा खान कह चुकी हैं कि अब सिर्फ एहतजाज ही होगा और कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। उधर लाहौर में PTI ने एक मीटिंग की, जिसके बाद चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमदन भी सीखवा हैं, और उन्होंने कहा है कि 5 अगस्त की जगह 90 रोज का प्लान ये कहां से आ गया और किसने दिया है, मगर फिलहाल इस पर खामोशी है। दूसरी जानिब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजलुर रहमान को चैलेंज दिया कि मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ो, अगर जीत गए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। इस पर मौलाना के भाई ने अली अमीन गंडापुर को जो उन्होंने चैलेंज उनको दिया था उसे कबूल किया है, और उन्होंने कहा है कि अली अमीन अपने भाई से इस्तीफा दिलवा कर मेरे साथ मुकाबला करवाएं।
उधर सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का ये कहना है कि मैं PTI के साथ इख्तलाफ ख़त्म नहीं कर रहा, लेकिन ताल्लुकात बेहतर बनाना मेरे मकासद में से है। बानी PTI से इख्तलाफ को इख्तलाफ तक रखकर तलखियों को दूर करना चाहता हूँ। KP में अपोजिशन पार्टीज़ एक मखसूस नशिस्त के लिए अदालतों में जा रही हैं। नून लीग ने भी मखसूस नशिस्त पर अदालत में JUI के खिलाफ केस दायर किया है। मौजूदा हालात में मुस्लिम लीग नून का ये इक़दाम किसको फ़ायदा देगा? ऐसी पोजीशन का क्या करूँ जिसका हर कदम सूबाई हुकूमत के फ़ायदे में जा रहा है? KP में तब्दीली की जरूरत है और मैंने PTI के अंदर तब्दीली लाने की बात की। PTI साथ इख्तलाफ नहीं खत्म कर रहा, तलखियों को दूर करना ये मेरे मकासद में से है और यही वजह है कि मैं उनके किसी भी तल्ख बदअखलाकी पर उमली कोई बयान का जवाब भी नहीं दिया कर। सूबे को तब्दीली की ज़रूरत है। मैंने मशवरा दिया है कि बजाय इसके कि अपोजिशन मिले और लोगों को तोड़ें, एक दूसरे के साथ सौदाबाजियाँ करें, पार्टी के अंदर ही अगर तब्दीली आती है, मैंने कहा मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं होगा। अफसोस की बात यह है कि यहाँ हम अपोजिशन में हैं, हम एक दूसरे के अरकान के खिलाफ उनकी रुकनीत मुअत्तल करने के लिए जा रहे हैं कोर्टों में। क्या मुस्लिम लीग को इस बात का एहसास नहीं है? इनके साथ मिलकर कैसे चला जाए, इस पर सोचा जाएगा फिर। और यही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा से 11 नशिस्तों के लिए पोलिंग 21 जुलाई को होगी। इसी पर हमने बात करनी है। सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई हमारे साथ मौजूद है। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी बेहतरी आई है। बिल्कुल, आप लग भी रहे हैं, फिट लग रहे हैं इस वक्त। तो शौकत साहब बताइएगा कि मिर्ज़ा आफरीदी के घर पर मीटिंग हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसका सेक्रेटरी जनरल PTI भी कह चुके हैं कि मुझे इस जगह पर मीटिंग का मालूम ही नहीं था और आलिया हमजा भी शरीक नहीं हुई हैं। क्या वजह है? तहरीक इंसाफ में आपसी इख्तलाफात बढ़ रहे हैं या दूसरी तरफ हुकूमत को टफ टाइम देने की बातें भी चल रही हैं? देखिए, बात यह है ना कि ये जो एक तो तहरीक है जो खान साहब ने अनाउंस की है 5 अगस्त को, वो हर सूरत में शुरू होगी और वो शुरू हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ तक ताल्लुक है, वहाँ तो ऑलरेडी रैलियाँ शुरू हो गई हैं और 5 अगस्त को इंशाल्लाह पीक पर पहुंच जाएगी। जो 90 दिन के मामले को छाला जा रहा है, बेसिकली 90 दिन तो अली अमीन ने अपने आप को दिया था। उन्होंने कहा कि 90 डेज तक हम स्ट्रगल जो हमारी जारी रहेगी, उसमें हम हर कोशिश करेंगे कि इमरान खान को रिहाई दिला दें। और अगर 90 दिन के अंदर रिहाई नहीं दी तो इसका मतलब है कि हम फिर नाकाम हो गए हैं या फिर हम अपना एक नया अमल देंगे। तो वो उस तरह की बात हुई थी। उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि 5 अगस्त की तहरीक को पेश डाल दिया गया है, कुछ और चीजें सामने लाई गई। तो ये तो देखें, स्ट्रगल होती है इंसान का। सियासी स्ट्रगल जो है वो 1-2 दिन की नहीं होती है। या अगर आप ऐसा करें कि जी जुलूस निकालें, जुलूस खत्म हो गया, वापस चले गए। इससे पहले भी हमने तहरीकें चलाई हैं, उसमें जाहिर है हमें मारा गया, गोलियां चलाई गई, ज्यादतियां की गई। उसके बाद फिर अब लोग डिस्पर्स हो गए, चले गए। तो अली अमीन साहब ने कहा कि 90 डेज तक हम हर सूरत में सड़कों पर रहेंगे। तो ये तो एक वो है, किसी ने उसको समझा नहीं है या मतलब गलत उसका मतलब ले लिया है कि जी 90 डेज किसने ला के दिए हैं। तो स्ट्रगल है, आप बेशक तो 9 दिन कर लें, आपकी मर्जी है, लेकिन वो उन्होंने कहा है कि हम 90 डेज ही हमारे लिए टारगेट है। 90 डेज के बाद हम या तो हम सियासत छोड़ देंगे या कुछ और लाएअमल इख्तियार करेंगे। ये उनके अपना एक तर्ज अमल था जो है। अच्छा, उन्होंने बात की और मेरे ख्याल से उस पर बहस की जा सकती है, लेकिन इसको इस तरह नेगेटिव लेना है कि जी उन्होंने ये ऐलान बिल्कुल आप दुरुस्त करें शौकत साहब, लेकिन जब अंदर से ये आवाजें उठ जाए जिस तरह से वो सरकास्टिक एक ट्वीट भी सामने आया आलिया हमजा साहिबा का भी, एक तो उनकी शिरकत पर भी सवाल उठे और फिर उन्होंने कहा कि मैं ऐसी मसरूफ थी कि उसका इल्म मुझे भी नहीं था उस मसरूफियत का। अलबत्ता ये बातें अंदर से ही हो रही हैं, फिर उसके बाद तूल देना तो आपको पता है कि दूसरी जानिब से सबको ही आता है, सोशल मीडिया पर बातें चलती है। ये बताइएगा कि अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर से मुज़ाकरात की बात की है और अगर हम दूसरी जानिब देखें तो अलीमा खान साहिबा ये कह चुकी हैं कि बानी PTI ने कहा है कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो इस सारी सूरत हाल में कंफ्यूज कौन है, अली अमीन गंडापुर या फिर अलीमा खान साहिबा? देखिए, हमारी तो मुलाकात ही नहीं हो रही है, मुलाकातें ये दोनों ही कर रहे हैं। अब हम इसमें क्या कह सकता हूँ, लेकिन बहरहाल जो खान साहब की बात जहाँ तक है ना कि जो मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो वो उनका मकसद जो है वो गवर्नमेंट से है और हुकूमत से उनके मुज़ाकरात जो वो शुरू दिन से खान साहब जो है थोड़े से रिलेक्टेंट हैं और अब उन्होंने कहा कि इनसे कोई बात ना करें। तो वो तो शुरू से है। और जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट से बात करने का ताल्लुक है, तो वो तो शुरू से उनका ये मौक़िफ़ है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात अगर वो करना चाहें तो करें।
क्योंकि फैसले साजी वहीं से हो रही है, सब फैसले वहीं पे हो रहे हैं। ये जो हुकूमत है इनके पास फैसले का इख्तियार नहीं है, हालांकि ये अपने आप को सियासी कहते हैं, लेकिन आज तक इन्होंने मुज़ाकरात के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। इतने बड़े बड़े तारीखें चली, लोगों को इन्होंने गोलियां तक मारी, लेकिन मुज़ाकरात की बात नहीं की, और ना अभी तक कोई इस तरह सिवाय इसके कि मुज़ाकरात के लिए इनिशिएट तो किया गया था, लेकिन फिर वो आप लोगों की बात नहीं बनी और फिर अगली मीटिंग से पहले ही मना कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। नहीं, वो अगर आपको याद होगा ना, तो वो इनिशिएटिव इन्होंने नहीं लिया था, वो हमने लिया था। अच्छा, उसका जो है ना मुज़ाकरात का आगाज हमने किया था, हमने कमेटी बना दी थी और गवर्नमेंट रिपोर्ट में बाल डाल दी थी, और हुकूमत फिर मजबूर होकर सामने आई, उन्होंने फिर बाद में अपनी कमेटी बनाई। लेकिन अगर आज हुकूमत संजीदा है, अगर वो संजीदगी का उन पे एहसास है कि एक तरफ मुल्क जल रहा है, दहशतगर्दी हो रही है दो सूबों के अंदर, फिर ये कि गवर्नेंस नहीं चल रही है, पंजाब में भी नहीं चल रही है, सिंध के अंदर भी नहीं चल रही है, हजार मसाइल हैं, और सिर्फ ये कि मैंडेट चोरी करने से तो आप कामयाब नहीं हो सकते, मुश्किलात तो अभी भी है। आप कर्जे लेकर मुल्क चला रहे हैं, मईशत डाउन होती जा रही है, आप दावे तो कर रहे हैं, लेकिन आवाम को 1 रुपए का रिलीफ तो आपने नहीं दिया अभी तक। तो आप कहाँ से कह सकते हैं कि आपकी मईशत दुरुस्त है? तो लिहाजा आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन जो इस वक्त जुल्म हो रहा है वो ये कि आपने रूल ऑफ लॉ खत्म कर दिया मुल्क से। एक इमरान खान और तारिक इंसाफ को दीवार से लगाने के लिए आपने पूरे निजाम का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। आप इंसाफ की तवक्को खत्म हो गई लोगों की अदालतों से। अब जो भी फैसला होता है सबको पता होता है कि जी ये तारिक इंसाफ के खिलाफ फैसला आएगा। तो इस तरह इंसाफ जब नहीं मिलेगा मुल्क में तो कैसे निजाम चलेगा? बिल्कुल, लेकिन साहब एक जहां यहाँ पर ये भी जो लाया अमल अपनाया जा रहा है पीटीआई की जानिब से, उसमें हमें दिख रहा है कि अली अमीन जो कि एक मेजर और मेन खिलाड़ी हैं इस वक्त पीटीआई की जानिब से, वो अब सियासत छोड़ने की बातें करने लगे हैं। ऐसे मौके पे सियासत छोड़ने की बातें करना क्या कन्फ्यूजन है, मायूसी है, क्या जाहिर करता है? देखिए अभी तो काफी दिन है ना, 90 डेज जो उन्होंने दिए हैं ना, 90 दिन बहुत चीजें, 90 दिन तो छोड़े। अगर ये जो हमारे 24 नवंबर को जब हम तहरीक शुरू कर रहे थे तो 24 नवंबर को मैंने तजवीज दी थी पार्टी को कि अटक के ऊपर बैठ जाएं, आप आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, पूरा पाकिस्तान बंद है, 2 दिन से बंद है, अगर 2 दिन और बंद रह गया तो ये खुद हुकूमत को टेक देगा। लेकिन वो थोड़ा सा हमारे अपना जो है ना, वो मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा सा मिस कैलकुलेट हुआ था हमसे और हम आगे बढ़े। और इसके बावजूद कि हमारे खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई हुई, जो पुलिस थी, पंजाब पुलिस, उन्होंने बहुत ही मतलब ये कि उन्होंने फैसला कर लिया था कि सूरत पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई करनी है। तो शौकत साहब एक सवाल यहाँ पर मेरा है छोटा सा, वो ये कि आपने जो तजवीज़ आपने दी थी तो उस पर कौन नहीं माना था? उस पर बुशरा बीबी साहिबा नहीं मानी थी, अली अमीन गंडापुर साहब नहीं माने थे, कौन नहीं माना था आपकी इस तजवीज़ पर? नहीं, सब माने थे, लेकिन उस वक्त चूंकि खान साहब का फैसला था कि डी चौक जाना है, तो उसकी वजह से जो वर्कर थे ना वो फिर काफी मुश्किल इस बात पे हुए कि उन पे शेयरिंग बहुत ज्यादा हुई और बिला वजह हुई। मतलब ये कि हो सकता था कि हम अपना कोई लायमल चेंज करते, कुछ और करते, लेकिन जब हसन अब्दाल हम पहुंचे तो वहाँ पे जिस तरीके से हमारे ऊपर शीलिंग शुरू हुई तो वो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी और बुकलाहट थी और फस्तायत थी। वरना कोई कहाँ अभी तक ये कहते हैं कि ये लोग पुरअमन नहीं है, ये इंतशार करते हैं। तो मुझे बता दे कि हमने किस जगह पे जाके किसी बिल्डिंग पे हमला किया है, हमने किसी जगह पे कब्जा किया है, क्या किया है? एहतजाज करना तो हमारा हक है, पुरअमन एहतजाज हमेशा से किया। आज भी जो ऐलान हुआ है सबको बताया गया है कि जी पुरअमन एहतजाज होगा। तो अब ये कि गवर्नमेंट है बस घबराती है, वो कासिम और सलमान का सुनकर एक अलग लर्जा तारी है के ऊपर। तो क्या वो आ रहे हैं इस तहरीक में शिरकत के लिए? फिर देखिए ये तो डिपेंड करता है उनके ऊपर कि वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने आने का ऐलान किया तो हुकूमत ने कहा जी आएंगे तो गिरफ्तार कर लेंगे। अब ये कोई जंगल का कानून है क्या है कि उनकी नेशनलिटी यहाँ की है, यूके की नेशनलिटी है, वो आएंगे तो आप गिरफ्तार कैसे करेंगे उनको? क्यों करेंगे जी? वो कानून हाथ में लेंगे, भाई कैसे कानून हाथ में लेंगे? तो ये जो है ना बुकलाहट है, ये बिल्कुल उनकी घबराहट दोनों तरफ हमें दिखाई दे रही है। ये बताएं कि अभी जो सेनेट इलेक्शन को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं और
एक टाइम था कि तहरीक इंसाफ विकेट उड़ाने की बातें करते थे, अब हुकूमत कह रही है कि तहरीक इंसाफ को सरप्राइज मिलेगा। तो क्या होने जा रहा है? आपके एमपी जो हैं वो सारे इकट्ठे हैं, पार्टी मुत्तहिद है, क्योंकि केपी में हम देखते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा मंडी वहीं पर लगती है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस दफा कोई किसी को खरीद सकेगा, लेकिन जाहिर है अगर खरीदे जाएगा तो ये मंडी जो है ये वफाकी हुकूमत की तरफ से अगर लग रही है तो ये बड़ी अफसोस की बात होगी। मतलब ये कि छांगा मांगे की सियासत ने इस मुल्क को तबाह करके रख दिया है। आज अगर फिर वही ब्रीफ केसों की सियासत होगी और एक बंदा जो है इस वक्त जो वहाँ का जो जर्नलिस्ट है पेशावर का, उसने जो व्लॉग किया है उसने क्लियर कट कहा है कि 30 करोड़ तक एक टिकट एक जो है ना पहुंच गया है, बोली पहुंच गई है एक वोट की। तो आप अंदाजा करें कि एक वोट की अगर कीमत 30 करोड़ है तो आपने जितना मतलूबा स्कोर होगी, आपको 20 मेंबरान चाहिए या 15 चाहिए या 30 चाहिए, तो आप अंदाजा करें कि ये जो सीट है ये तो अरबों पे चली गई है। तो अरबों लगा के एक बंदा सेनेट में जाएगा तो ये पाकिस्तान की कौन सी खिदमत करेगा। तो मैं समझता हूँ कि इस पे गवर्नमेंट को सीरियसली सोचना चाहिए और मैंने अपनी पार्टी को भी मैं मशवरा दूंगा कि अगर हो सकता है तो सारे मिल के बैठ के, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, मिल के बैठ के जो जिनका हिस्सा बनता है वो क्लियर है, क्योंकि एक फार्मूला बनता है सेनेट के अंदर, उस फार्मूले के मुताबिक बैठ जाए, जिसका जो शेयर बनता है वो ले ले। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो हॉर्स ट्रेडिंग का जो सिलसिला ये अब खत्म होना चाहिए। अच्छा, वैसे इसमें भी शौकत यूसुफजई साहब आपने बात की, तो वैसे ये 4 करोड़ से शुरू हुआ था सिलसिला, आप देखें जहां तक आप बता रहे हैं वहां तक पहुंच गया है। तो हर बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही क्यों ब्रीफ केस के इस पार और उस पार ही दिखाई देती है? इसकी कोई खास वजह नहीं है? देखिए, हमने तो कभी भी ये चीज नहीं की है। जाहिर है वहां पे अक्सरियत तहरीक इंसाफ की है। हाँ। और जो बाहर से आते हैं वो ब्रीफ केसों की सियासत करते हैं, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही उनको किसी ने वो कहा कि ना मीडिया ने उनको बुरा भला कहा। बस ये कि जी देखें पीपल्स पार्टी के पिछले 3 मेंबरान थे और उन्होंने 2 सीटें ले ली थी, तो किसी ने मीडिया ने ये नहीं उठाया कि भाई ये आपने 3 सीटों उसके वोटों के ऊपर आपने 2 सीटें कैसे जीत ली। तो ये चाहिए था ना कि मीडिया उनको एक्सपोज करता। वो विक्ट्री का निशान बनाते हैं कि जी हम जीत गए हैं। तो ये जो है ना, ये चीज मैं कह रहा हूँ कि आवाम को इस चीज से नफरत करनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे अवामी मैंडेट की अहमियत खत्म हो जाती है, चाहे वो हमारे मेंबरान बिके या किसी और के बिके, लेकिन जो खरीदने वाला है ना वो कौन है? वो फिर कैसे जमहूरियत की बात करता है, वो कैसे सियासत की बात करता है? वो तो फिर कारोबार हो गया। एक बंदा अगर 1 अरब रुपए लगा के सेनेट जाएगा तो वो कौन सी खिदमत के लिए जा रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए और खराबी सेहत के बावजूद हमें वक्त दिया है। आपकी सेहत के लिए दुआएं, विश यू अ स्पीडी रिकवरी। और अभी शौकत साहब ने जो मौजूदा सूरत हाल है PTI के पर्सपेक्टिव से हमारे सामने रखी है और हम उम्मीद करते हैं कि मुज़ाकरात की टेबल पर तमाम जो हल हैं वो मुमकिन हो सके और जो ये सियासी अमल है ये आगे बढ़ सके। हम ब्रेक के बाद हासिल। वेलकम बैक। खेल के मैदान में का रुख करते हैं और वहां पर क्योंकि ऐसे खेल जहां पर हमें कामयाबियां बहुत सारी मिल रही हों उसकी बात करना लाजिम हो जाती है। बहुत अरसे से हॉकी में हमने कुछ शानदार कामयाबी नहीं समेटी थी, लेकिन इस बार हमारी पाकिस्तानी टीम उसने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। हम अंडर 18 टीम की बात कर रहे हैं। चीन में डाओजू शहर है, वहां पर हॉकी का एशिया कप का फाइनल हुआ जापान और पाकिस्तान के दरमियान। अनफॉर्चुनेटली हम ये फाइनल जीत नहीं सके, लेकिन पाकिस्तान की जो टीम की कारकर्दगी है उस पर बात करना लाजिम है क्योंकि पाकिस्तानी टीम रनर्स अप रहे हैं और हम जो तवक्को नहीं कर रहे थे वो कर दिखाया है। ये टीम पहली बार किसी जो है चैंपियनशिप में शिरकत कर रही थी और उसके बावजूद है ना बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। हाँ, और हमने आपसे वादा किया था कि जी एक्सप्रेसो में आपकी मुलाकात जरूर कराएंगे और जिस तरह से ये टूर जारी था, ये चैंपियनशिप जारी थी, हम आपको अपडेट्स दे रहे थे किस तरह से हमारी टीम परफॉर्म कर रही है और किस तरह की परफॉर्मेंस हमारे बॉयज जो है वो दे रहे हैं। स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हैं ओलंपियन तौसीक अरशद साहब, कोच हैं जी हमारी अंडर 18 हॉकी टीम के। इसके साथ साथ मसूदुर रहमान साहब कोच हैं हॉकी टीम के। मोहम्मद अदील अफजल हमारे कैप्टन हैं जी अंडर 18 टीम के। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर आप तीनों को। मैं आपसे आगाज करती हूँ अदील, जिस तरह से परफॉर्मेंस दी आपकी टीम ने, इंतहाई शानदार, हमारी तरफ से बहुत मुबारकबाद
बाद कि फाइनल तक हमारी टीम पहुंची और जिस तरह के हालात थे, जो भी हम डिस्कस भी कर रहे थे, वो हम अभी बात भी करते हैं उस पर। लेकिन सबसे पहले ये कि आपको कैसा महसूस हुआ फाइनल में जाकर खेलना और इतनी एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ खेलना, कैसा लगा? फर्स्ट ऑफ ऑल खैर मुबारक। आप देखें पहले मैचेस जो खेले हमने, जैसे कि सेमीफाइनल और दूसरे पोल मैचेस और फिर फाइनल खेलना, बहुत मेरा मतलब भी होता है कंप्रोमाइज़ ज़्यादा अटैचफुल था कि हमें काफ़ी ज़्यादा मेरा मतलब भी भरपूर कोशिश की हमने, लेकिन नहीं खेल सके अच्छा, तो जिसकी वजह से फाइनल से हम मेरा मतलब बाहर हुए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का कि पोल मैचेस खेले, उनमें अच्छी कारकर्दगी की, फिर सेमीफाइनल खेला उसमें, और जापान की टीम काफ़ी अच्छी थी कॉन्फिडेंस लेवल से, और दूसरा 3 साल से उन लोगों का इकट्ठे ट्रेनिंग करना और हमारा ओनली 10 दिन का कैंप करना, तो बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस कामयाबी से नवाजा। बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्ग्रेचुलेशन इस Thank कामयाबी you. के लिए। मसूद साहब आप बताएं, कामयाबी का राज क्या था? यहाँ तक टीम कैसे पहुँच गई? आप बता रहे हैं कि 10 दिन का कैंप लगा और ये टीम भी बहुत नई थी। जी कामयाबी देखो जी, कोई भी किसी भी कामयाबी के पीछे आपकी मेहनत होती है। तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, उसमें जो मैनेजमेंट थी हमारी, उन्होंने जो हम बेस्ट इनके लिए कर सकते थे वो हमने किया, जो बेस्ट ट्रेनिंग करवा सकते थे, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट था हमारे पास। टोटली हमने 10 दिन, मेरा 15 दिन का कैंप था, 10 दिन हमने ट्रेनिंग की, कुछ 4-5 बीच में रेस्ट थे। तो उसमें बच्चे हमारे बड़े अल्हम्दुलिल्लाह स्किलफुल हैं, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे। इन्होंने साबित किया है कि ये 10 दिन में भी अगर फाइनल खेल सकते हैं, अगर इनको लॉन्ग टर्म आप कैंप ज्वाइन करवाएं और ट्रेनिंग करवाएं, तो ये इंशाल्लाह जैसे पहले हमने पूरी दुनिया में पाकिस्तान हॉकी की वजह से हमारा नाम है, तो इंशाल्लाह ये बच्चे भी ये एबिलिटी रखते हैं कि इसमें आगे जा सकते हैं। ज़बरदस्त इंशाल्लाह। अच्छा तौसीक साहब, आप खुद ओलंपियन हैं, आप बताएं कि जिस तरीके से सेमीफाइनल में परफॉर्मेंस थी और फिर उसके बाद फाइनल में जो टीम की परफॉर्मेंस थी, बॉयज़ की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हैं इतने कम वक्त की ट्रेनिंग के बावजूद इस तरह का परफॉर्म करना, और फिर फाइनल में ख़ास तौर पर कहाँ कमी रह गई आपको लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एक्सप्रेस न्यूज़ का और आपका शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। दूसरा, जब तक आपने पूछा सवाल, अगर उसको मैं कैंप से लेकर चलूँ, थोड़ा डीपली ब्रीफ करूँ आपको, तो क्योंकि जैसा दिल ने और मकसूद भाई ने भी बताया कि एशियन जितनी भी टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी, उनका जो प्रिपरेशन था काफ़ी लंबे अरसे से चल रहा था, काफ़ी लेंथी कैंप्स करके आए थे। उनकी गेम जो वो जितनी भी पार्टिसिपेंट टीम थी, उन्होंने जैसे गेम अपना शो किया, उससे नज़र आ रहा था चीज़ें। और जो जहाँ तक रही हमारी बात, तो क्रेडिट जाता है मेरे ख्याल में सब प्लेयर्स को कि जिन्होंने इतने कम अरसे में ट्रेनिंग करके जाके पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल में पहुंचने से पहले तक अनबीटन रहे। सब लड़कों को, अदील को, और इनके जो हमारे कैप्टन थे शहीर, और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से लीड किया टीम को, और अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रेडिट सब इन प्लेयर को जाता है। और उसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, इसमें हमारी टीम मैनेजमेंट जो है, मलिक शफकत साहब जो हमारे टीम मैनेजर थे, और मुख्तार भाई वो भी हमारे साथ हमारे कोचिंग पैनल में थे, और जो अदील अफजल हैं हमारे फिजियो थे, उनको भी बड़ा क्रेडिट जाता है, क्योंकि मतलब 7-8 दिन में 6 मैचेस खेलना इज़ नॉट ईजी। तो ये सारा एक प्रॉपर टीम वर्क का नतीजा है, तो जिसकी वजह से अल्लाह ने हमें फाइनल में पहुंचाया। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसी जो टीम ऐसा परफॉर्म कर पाएगी? क्योंकि आपको पता था कि टीम नहीं है, आपको पता था कि कैंप के लिए दिन मुकम्मल नहीं मिले हैं, तैयारी मुकम्मल नहीं है, तो क्या पहले से प्लान था कि फाइनल तक पहुंच जाएंगे? देखिए, एज अ पाकिस्तानी कोशिश तो यही होती है, लेकिन अगर आप देखें तैयारी के हवाले से तो कैंप बहुत शॉर्ट था अगर हम कंपेयर करें अदर टीम्स के साथ, क्योंकि उनके पास प्रॉपर एक मैकेनिज्म है उनके डोमेस्टिक कल्चर में। अभी मिसाल के तौर पर जहाँ से हम पार्टिसिपेट करके आ रहे हैं, उस प्रोविंस का नाम था सिचुआन, उस मतलब प्रोविंस का नाम, वहाँ पे उन्होंने कैंप्स लगाए हुए थे, मैन बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के। वो स्टार्टिंग एज क्या थी उनकी, अंडर 12 से स्टार्ट हो रहे थे। तो अच्छी चीज़ वहाँ से जो हमारे लिए भी, हमें भी सीखना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे को देख के बंदा सीखता है कि वहाँ पे जो कैंप लगे हुए थे ना, उनको उनकी स्टडी, उनकी न्यूट्रिशन, उनकी अकोमोडेशन, ईच एंड एवरीथिंग वो स्टेट पे कर रही थी। उल्टा वो उन्होंने US डॉलर्स में बच्चों के स्टाइपेंड लगाए हुए थे। तो जिन बच्चों ने अंडर 14 या अंडर 12 लेवल से हॉकी
अपनी स्टडी दूसरी भी कंटिन्यू करनी है और हॉकी को पढ़ के शाम को उसको फिजिकली जाके एक्सपेरिमेंट करना है। तो जब उन्होंने अंडर 18 तक पहुंचना है ना, तो उनके अंदर सारी चीज़ें बिल्ट इन हुई होंगी, हिफज हुई होंगी उनको सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें हमें भी इधर अपने कल्चर अडॉप्ट में करनी चाहिए। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा आदिल, आप बताएं, कई पेनल्टी कॉर्नर मिले हमें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम कोई गोल नहीं कर सकी। इसकी क्या वजह है? फाइनल की मैं बात कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो बात कि उनका कीपर बहुत अच्छा खेल गया, अच्छा। जिसकी वजह से दूसरा फाइनल का मैच प्रेशर होता है टीम पे, हाँ। तो सारा क्रेडिट जाता है कीपर को, जिसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की कि जो गोल मेरा मतलब भी हो रहे थे तो उसने अपनी कारकर्दगी की वजह से गोल ना होने दिया, जिसकी वजह से ये हमारे साथ मेरा फाइनल में हुआ। तो और दूसरा प्रेशर था, सेमीफाइनल का खेलना फिर फाइनल का खेलना, तो प्रेशर था जिसकी वजह से टीम अच्छा पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। बिल्कुल। तो मसूद साहब, आप भी ये समझते हैं कि हमारी टीम की अगर बात करें स्पेसिफिकली, हम जापान की टीम की बात ना करें जी। तो हमने क्या कोताही की आखिरी मैच में, और हमारी क्या कामयाबी रही पूरी चैंपियनशिप में कि हम फाइनल तक पहुंच गए? हमारा मेन जो हारने का था वो ये था कि हम बच्चों से फिनिशिंग नहीं हुई, फिनिश नहीं हुआ बॉल जो है। पेनल्टी कॉर्नर भी हमने बहुत ज़्यादा लिए और ट्राइयाँ भी की, अनफॉर्चुनेट रहा कि फिनिशिंग नहीं हुई। अगर एक आध गोल हम कर जाते तो नो डाउट कि वो टीम जो है वो फिर अंडर प्रेशर होती, तो फिर रिजल्ट कुछ और होता। उनका गोल कीपर जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग उसने परफॉर्मेंस की। हमारे बच्चों ने ये गलतियां की हैं कि फिनिशिंग नहीं इनसे हो सकी। अच्छा, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, जैसे प्रेशर हैंडलिंग की बात हो रही है ना, एज अ कोच मेरे लिए तो मैंने जो फील किया है वो यही है, क्योंकि 18 रुकनी स्क्वाड गया था प्लेयर्स का, उसमें से 17 प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने कभी जो हमारी नेशनल चैंपियनशिप होती है वो भी नहीं खेली। डायरेक्ट उन्होंने जाके इंटरनेशनल उस लिहाज से तो इंतहाई शानदार अब परफॉर्मेंस। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे बांग्लादेश की टीम थी, वहाँ पे उन्होंने इस टूर्नामेंट की तैयारी के लिए 3 महीने का कैंप बांग्लादेश में किया और 1 महीने का टूर इंडिया में जाके उन्होंने किया इस टूर्नामेंट की प्रिपरेशन के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें अगर हमने दुनिया के साथ मुकाबला करना है, इनको एग्जीक्यूशन करनी है, तो उसके लिए जो मैं भी 2004-05 से हॉकी के साथ अटैच हूँ, जो प्रॉब्लम आ रही है ना थ्रू इतने लंबे अरसे से, फंड्स का है। क्योंकि गवर्नमेंट जब तक हॉकी को ऑन नहीं करेगी तो हम उनसे compete नहीं कर सकते। ये तो हमारा नेचुरल टैलेंट है कि जाके अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हॉकी में एक मतलब नेचुरल टैलेंट दिया जिससे हम दुनिया के साथ मुकाबला करें। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम कंसिस्टेंसी लाएं तो हमें ये चीज़ें अपने सिस्टम में डेवलप करना पड़ेगा। मसूद साहब, कौन कौन से ऐसे इकदाम हैं आपको लगता है कि वो लेने पड़ेंगे तभी जो हम बाकी टीमों के बराबर आ जाएंगे या कम्पीट कर सकेंगे? क्योंकि टैलेंट आपने कहा कि बहुत ज़्यादा है, इसको ग्रूम करने की ज़रूरत है। तो कौन कौन से इकदाम है जो लेने चाहिए इस वक्त स्टेट को भी, और किस तरीके से आप कहते हैं कि ऑन करना चाहिए हॉकी को? जैसा कि पहले हम खेलते थे अंडर 14 अंडर 16 से हम स्टार्ट करते थे। अंडर 14 में पंजाब का कैंप लगता था, पहले लाहौर डिस्ट्रिक्ट का लगता था, डिवीज़न का होता था, फिर इंटर प्रोविंशियल होती थी, फिर ऑल पाकिस्तान होता था। उसमें से बहुत सारे प्लेयर निकलते थे, हम लोग उधर से खेलें। फिर जो पंजाब में अच्छे परफॉर्म करते थे उनके स्टेफन लगते थे। अभी जो डीजी साहब नए आए हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। अभी कायद-ए-आज़म गेम में जो बच्चों ने जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है उनके उन्होंने स्टेफन वगैरह लगाए हैं, वजीफे लगाए हैं। इसी तरह जब तक डिपार्टमेंटल हॉकी आपकी ऑन नहीं होगी उस वक्त तक जो है ना हम हॉकी बेहतर नहीं हो सकती। राइट। तो अच्छा अदील, आप बताएं, क्योंकि हमने कोचेस से तो पूछ लिया, आपको क्या लगता है क्या बेहतरी आने वाली है? देखें, तो शेख भाई ने बताया कि उन लोगों का 3 माह से कैंप का स्टार्ट होना और हमारा 10 दिन का कैंप करना, अनफॉर्चुनेटली यही है कि उन लोगों का इतनी ज़्यादा मेहनत करके आगे आना, हमारा 10 दिन की मेहनत करके टैलेंट, मेरा मतलब ये पाकिस्तान का फ्यूचर टैलेंट मेरा, अगर हम देखें पंजाब लेवल पे गेम्स करवाएं अंडर 13, 14, 16, तो यहाँ से फ्यूचर मेरा मतलब पाकिस्तान का बाहर निकलेगा। तो दूसरा उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला कि पाकिस्तान नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला आपको अगली कौन सी चैंपियनशिप है जिसके लिए तैयारी करेंगे अब टीम? यही टीम है ना, आगे जैसे ये इवेंट था अंडर 18, ये आगे अंडर 21 में कन्वर्ट हो जाएगा। यही लड़के, यानी कि जूनियर वर्ल्ड कप होगा तो उसमें ये शिफ्ट हो जाएंगे। ये टूर्नामेंट आता है 4 साल के बाद, लेकिन जब ये 4 साल के बाद दोबारा आएगा
तो उस टाइम न्यू ग्रुप होगा जो उस टाइम अंडर 18 होंगे। तो मेरा भी करियर, मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा, मेरा करियर भी इंटरनेशनल एज अ प्लेयर इसी टूर्नामेंट से ही हुआ था। तो 2009 में हम जीत कर आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेस्ट प्लेयर हुआ था टूर्नामेंट का और टॉप स्कोरर था, गोल्ड मेडल लेकर आए थे जी। जो आप मोटिवेशन की बात कर रहे थे ना, तो जब हम खेल कर आए 4 डिपार्टमेंट ऐसे थे जो मेरे मतलब मुझे कह रहे थे कि आप हमारी तरफ से खेलो। इसमें नेशनल बैंक, PIA, वापडा और कस्टम्स। मैंने खुद चूज़ किया था मैंने कहाँ जाना है। अनफॉर्चुनेटली आप बिलीव करेंगे कि ये बच्चे जितने भी खेल के हैं इसमें से एक बच्चा एम्प्लॉई वो भी स्टाइपेंड पर है। अगर आप कंट्री की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो बच्चों के लिए इंसेंटिव बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं आप करेंगे, ये बहुत अरसे से चलता आ रहा है, जब भी मौका मिलता है मीडिया पे आके बात करने का हम तो अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हो रहा। आप तो सही कि बेहतरीन आपकी सजेशन है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बेहतरी की बजाय तनज़री का शिकार हो रही है सारा सिस्टम खासकर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों में हमारे मेहमान आज, और आपने अपनी कामयाबियों के बारे में, अपने सफ़र के बारे में, अपनी चैम्पियनशिप में शिरकत के बारे में सारी डिटेल्स शेयर की हैं। और आपसे वादा किया था हमने, क्योंकि इनकी शानदार कारकर्दगी पर पूरी कौम की नज़रें इन्हीं पर जमी थी, तो हम मुबारकबाद भी पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले आने वाली चैंपियनशिप में इससे भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे। हम ब्रेक के बाद हाजिर हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसिव जनाब। अब जरा कुछ एंटरटेनमेंट का तड़का लगा लेते हैं, बात कर लेते हैं एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के एक और शाहकार ड्रामा टेढ़ा आंगन की। जनाब ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एक नया ड्रामा है जिसके अंदर दिलों का इम्तिहान है और हर सीन में एक मज़े का जो एलिमेंट है ना, जो मौज मस्ती का, वो भी ऐड किया जा रहा है। हल्का सा मजाक है, मौज मस्ती भी है। तो बगैर किसी तवक्कुफ के इसका प्रोमो देखते हैं। उसने तुम्हें रिजेक्ट किया और तुम फिर भी कुत्ते की तरह उसके पीछे दुम हिलाते हुए भाग रहे हो। वैसे मैं देख रही हूँ बेजी, आप मेरी लड़की के साथ ना बहुत ज्यादती कर रही है। आपको पता भी है कि शामिर और सोहा की शादी होने वाली है। बजाय ये कि अनाया और शमीर को मना करें, आप पुट्ठी शहर दे रही हैं उनको। शकीला, अरे शकीला, अरे कहाँ रह गई? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है मेरी बेजी। शकीला, ओ शकीला, बेजी, बेजी, शकीला, शकीला, सलीम भाई। तो देखना मत भूलिएगा टेढ़ा आंगन पीर, मंगल और बुध को रात 7 बजे। और अगर आपका कोई एपिसोड रह गया है तो बिल्कुल फिक्र करने की बात नहीं है, हमारे YouTube चैनल पर आप तमाम तर एपिसोड्स देख सकते हैं। और इसके साथ साथ अभी जो लिंक है वो भी शेयर कर दिया है, स्क्रीन से लिंक कॉपी कीजिए, YouTube पर इसे पेस्ट कीजिए और तमाम तर एपिसोड्स देखिए। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदी टॉप ऑफ द आवर। एक बार फिर से मौसम की बात करेंगे। जिस तरह से आगाज में आपको बताया था कि मानसून का एक हैवी स्पेल जो है वो मुल्क भर में दाखिल हुआ है, धुआंधार उसकी इनिंग्स जारी है। पंजाब और KP की बात करें तो बहुत सारे इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं, सड़कें, नदी नालों का मंजर पेश करिए। सारी सूरत हाल है क्या? दोनों बड़े शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से भी ज्वाइन कर रहे हैं अफजाल तालिब और पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं शाहिदा परवीन साहिबा। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम और सुबह खैर। शाहिदा साहिबा, पेशावर का ज़रा पहले हम हाल आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या वहाँ बारिश हो रही है और कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश का सिलसिला जारी है इस वक्त भी? देखिए, PDMA ने और महकमा मौसमियात खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो है खैबर पख्तूनख्वा में 29 ऐसे अजला हैं जहां पे बाकायदा 14 से 17 जुलाई तक तेज़ बारिशों के साथ और शदीद हवाओं के साथ जो है गरज चमक के साथ बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया है। इसमें हमने ये भी देखने में आया कि 14 तारीख से बाकायदा बाज़ इलाकों में मुसलसल बारिशें हो रही हैं, जिसमें सवात है, दीर है, चतराल है, इसके अलावा बाजोड़ है। पेशावर में भी हुई हैं बारिशें, लेकिन पेशावर में और इलाकों की निस्बत ज़रा कम हुई हैं। लेकिन इसके मुकाबले में मानसेरा हो गया, सवात हो गया, कुरम हो गया, खैबर हो गया, बुनेर हो गया, यहाँ पे मुसलसल कोहिस्तान वारा में बारिशें हो रही हैं। और इन बारिशों की वजह से अगर गुज़िश्ता 24 घंटों की हम बात करें तो इसमें 6 अफराद जो हैं वो जहाँ बहक हुए हैं, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है, और इसी तरह कुछ घरों को भी जुज़वी नुकसान पहुँचा है। बारिशों की वजह से बाज़ इलाकों में ये भी देखने में आया है कि मुसलसल बारिशों की वजह से और तेज़ बारिशों की वजह से वहाँ पे जो मकामी नदी नाले हैं उनमें पानी की तुग़यानी काफ़ी आ गई है। इस वजह से मकामी हुकूमतें उन लोगों को बार बार ऐलान कर रही हैं उन इलाकों में कि जो आबादियाँ हैं जो कि दरियाओं के किनारे वाक़या हैं उनको
दूर हटने का कहा गया है और उनको कहा गया है कि वो महफूज मकामात पर उनको पहुंचाया जाए। इसी तरह जो अपर चतराल है और चतराल है, वहाँ पे भी बताया जा रहा है कि वहाँ पे ग्लेशियर की वजह से वहाँ पे पानी ज़्यादा आया है, उनके दरियाओं में तुगयानी ज़्यादा आई हुई है, तो वहाँ यारखून का एक इलाका है और एक और अयांग का जो गाँव है वहाँ से भी काफ़ी लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाया गया है और बारिशों की वजह से। इसी तरह 17 जुलाई तक मुसलसल बारिशों की बात की गई है और जिसमें ख़ास तौर पर तेज़ चमक और गरज चमक के साथ ये बारिशें हो सकती हैं। जहाँ तक इंतजामात की बात की जाए तो शहरी इलाकों में फिर भी बारिशें कम है, लेकिन जो हमारे जो इर्द गिर्द के जो इलाके हैं जैसे चारसदा हो गया, मर्दान हो गया, नौशहरा हो गया, यहाँ पे बारिशों के बाद यहाँ के जो मकामी दरिया और नदी नाले होते हैं वहाँ पे पानी ज़्यादा आ जाता है और जिसकी वजह से हमें सैलाबी जो सूरत हाल का सामना होता है। इसी वजह से यहाँ पे बार बार जो है यहाँ पे भी ऐलानात किए जा रहे हैं, जो मकामी आबादी को बताया जा रहा है। इस वक्त भी जो रात की बात की जाए तो तरबेला डैम से भी कहा जा रहा है कि वहाँ से स्पेलवे खोला गया है, जिसकी वजह से वहाँ से 1,60,000 क्यूसेक से लेकर 260 क्यूसेक तक पानी का रेला गुजरेगा, जिसकी वजह से भी बताया जा रहा है कि दरिया सिंध और इसके इर्द गिर्द के जितने भी दरिया हैं वहाँ पे पानी बढ़ने का इम्कान है और पानी का बहाव तेज हो सकता है। बिल्कुल शाहिदा, काफ़ी तफसीली आपने सिचुएशन वहाँ की बताई है। अफजाल, आप भी बताइएगा लाहौर का मौसम इस वक्त कैसा है? हाँ जी बिल्कुल, चूँकि मानसून की बारिशों का सिस्टम जो है वो KPK में जैसे हमारी बहन ने बताया, इसी तरह पंजाब में भी अभी सिस्टम मौजूद है। अभी लाहौर में जो है वो इस वक्त अभी थोड़ी देर कबल जो है हल्की हल्की बारिश का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन अभी थोड़ी सी थम गई है। यही वजह कि हम आपको नाज़रीन को भी दिखा रहे हैं कि हम इस वक्त आप लाहौर की सूरत बता रहे हैं। लाहौर शहर में जो आज जो है हब्स की शिद्दत, कल भी चूँकि थोड़ी सी बारिश हुई लेकिन उसके बाद जो है मौसम खुश्क हो गया, जिसके बाद हब्स की और गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। आज सुबह से भी जो है गर्मी और हब्स की शिद्दत का सिलसिला जारी, लेकिन अभी थोड़ी सी जो बारिश हुई इससे हवा चलनी शुरू हो गई और मौसम कदरे खुशगवार हो गया लाहौर में। अब लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत है वो 27 और ज़्यादा जो है 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान है। अगर हम बात करें महकमा मौसमियात की, तो महकमा मौसमियात ने जो आज इतला दी है इसमें अभी दोपहर से लेकर रात गए तक जहाँ कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया, जिसकी वजह से जो है वो वासा और ज़िला इंतजामिया, LWMC, महकमा हाउसिंग के तमाम महकमों को अलर्ट कर दिया गया है, चूँकि आज तेज़ बारिश के भी इम्कान हैं दोपहर के बाद। उस हवाले से चूँकि हम लाहौर की अगर बात है, लाहौर चूँकि देखिए लाहौर की एक हिस्ट्री है। लाहौर जो है 70-80 साल पुराना जो लाहौर आलमोस्ट तकरीबन बना हुआ है, उसमें जो है लाहौर का मखसूस एरिया में जो है वो वैसा के कंट्रोल एरिया में बहुत कम एरिया था जो वासा कंट्रोल एरिया में थे। लेकिन एक तसद दिया जाता है कि जैसे लाहौर जो है जैसे रायवंड है, जैसे वाघा बॉर्डर है, जुलो पार्क है, इधर गुलशन रावीक से दूर अगर एरिया निकल जाए, इस तरह शालामार बाहर निकल जाए तो वो एरिया वासा के कंट्रोल एरिया में नहीं आते। लेकिन अब मौजूदा हुकूमत ने यह किया कि जो तमाम इलाकों को वासा कंट्रोल में मरहलावार दे रहे हैं, तो जहाँ पे सीवरेज जो वाटर सप्लाई लेने का सिलसिला जारी है, तो अभी लाहौर में इस वक्त जो है ठंडी हवाएं चल रही है, मौसम खुशगवार है। तो ये बताइएगा कि निकासी आपके इंतजामात कैसे हैं, क्योंकि कल भी दिन भर बारिश हुई है, तो सड़कों पर पानी खड़ा है, किस जगह पर आप मौजूद हैं कि यहाँ पानी की सूरत हाल बेहतर है? क्योंकि बहुत सारे शहरी शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सड़कों पर गलियों में पानी अब भी इकट्ठा है। जी कल चूँकि बारिश जो है ना वो तकरीबन इतनी ज़्यादा नहीं हुई, चूँकि लाहौर में सबसे ज़्यादा कल बारिश जो है वो रिश्तर टाउन के एरिया में 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की और जे रोड पर 21 मिलीमीटर सबसे कम बारिश रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन ये बारिश का दौरानिया चूँकि लंबा था और हल्की बारिश होती है, अगर दौरानिया कम हो, तेज़ बारिश हो, कम से कम 150 से 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाए, तो लाहौर के शहरों में शाहराहों पर और गलियों में जो पानी खड़ा हो जाता है। अभी लास्ट दिनों में जब जो है तकरीबन 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, तो उसमें आपने देखा कि शहर की जो है खासतौर मेन शहर आए हैं, अंडर पासिस में वक्त पानी खड़ा था, लेकिन उसके बाद वासा ज़िला इंतजामिया की तरफ से जो इकदाम किए उसमें मेन शहर आए तो क्लियर हो गए, लेकिन उसके साथ जो है गार्डन टाउन का एरिया, समनाबाद का एरिया, गड़ी शो है, इस तरीके से लारस रोड के बाद जो कच्ची आबादियाँ हैं, कच्चा जेल रोड है, इसी तरीके शादरा की आबादियाँ हैं और दीगर जो मज़ाफात में आबादियाँ उनमें काफ़ी पानी खड़ा हो गया और रात गए तक गार्डन टाउन जैसे मॉडल टाउन भी था उसमें शामिल था, तो पानी जो है उसमें काफ़ी देर रात गए तक जो निकालते रहे। लेकिन चूँकि कल बारिश जो है वो सिर्फ 37 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से 37 मिलीमीटर जो बारिश है वो लाहौर में इतना ज़्यादा मसाइल पैदा नहीं कर सकती। लेकिन लाहौर में सबसे अहम बात जो अभी ये है
कि मानसून से कबल जो है वो डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया लाहौर में तकरीबन 137 अरब रुपए की लागत से। वहाँ वो एरिया जहाँ पे डेवलपमेंट काम जारी है, जिसमें बल्दिया उसमें भी काम कर रही है और वासा भी काम कर रहा है। वासा का तकरीबन जो है 80% काम कमल हो चुका है और बल्दिया का तकरीबन 70% काम कमल हो चुका है। उन एरिया में जहाँ पे तरक्की काम जा रहे हैं, खुदाई का सिलसिला जारी है, वहाँ पे जो है वाकई मसाइल है, वहाँ पानी भी खड़ा हो गया और शहरियों को घरों से निकलने में मुश्किल का सामना करना पड़ा। अब इस हवाले से एक काम जारी किया गया कि जल्दी डेवलपमेंट काम कमल किया जाए। अब पीडीएम में अभी भी ये पहले से ही अगर प्लान होता हुकूमत की जानिब से और इस मौसम के पेश नजर प्लान किया जाता तो जल्दी मुकम्मल पहले ही कर लेते। बहुत शुक्रिया आपका शाहिदा, आपका पेशावर से हमें अपडेट किया। इस तरह की सूरत हाल है, मानसून का स्पेल है और मजीद बारिश बरसने के इम्कानात है, अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है, तो अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ साथ हुकूमत तो अपने इकदाम ले ही रही है, साथ साथ आपको अपने तय अपनी मदद आपके तहत भी जो कुछ कर सकते हैं वो कीजिए। अपने इलाकों में पानी खड़ा होने से बचाइए ताकि वहां पर बीमारियां भी फूट ना सकें। हम ब्रेक के बाद हाजिर हैं। वेलकम बैक। खेलों की बात हो रही है तो दुनिया का सबसे बड़ा यूथ फुटबॉल इवेंट नॉर्वे कप 2025 नवा साल 26 जुलाई से 2 अगस्त तक नॉर्वे के दारुल-हुकूमत ऑस्लो में मुनक्किद हो रहा है और पाकिस्तान की नुमाइंदगी इस बार भी मुस्लिम हैंड्स FC के नाम से खेलने वाली स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम करेगी, जो 2023 में चांदी का तमगा और 2024 में चौथी पोजीशन पर बराजमान थी और चौथी पोजीशन समेटने में कामयाब रही। इस पर मजीद हमने बात करनी है। हम इस वक्त मौजूद है रेहान ताहिर, मैनेजर स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम, और अमानुल्लाह रऊफ स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल प्लेयर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। अच्छा रेहान, सबसे पहले तो आपसे आगाज कर लेते हैं कि कैसी प्रिपरेशन है टीम की? कौमी टीम अब ऑस्लो में नॉर्वे कप में शिरकत के लिए जा रही है, तैयारी कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस दफा नए जज्बे, नए इरादे, नई उमंगों के साथ हमारे खिलाड़ी जो है बड़े ज़बरदस्त और पुरजोश हैं। बड़ी ज़बरदस्त तैयारी है। हमने जो माजी में जहाँ पर हमें कहीं कोताहियाँ और कमियाँ नज़र आई, तो इन नई टीम के साथ, इन नए बच्चों के साथ हमने कोशिश की है उसको मुकम्मल तौर पर कॉप अप करें, उसका बेहतरीन अंदाज में जो है उन चीज़ों को, उन खामियों को दूर किया जाए और इन बच्चों को भी वही स्किल दी जाए ताकि जब ये आलमी मैदान में उतरे तो ये किसी से कम ना हो, क्योंकि पाकिस्तान के वो बच्चे हैं जो हमारा फ़ख्र है। माजी में भी कई बच्चे हमारा फ़ख्र है जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और इस साल एक नई टीम के साथ इंशाल्लाह 2025 में हम ओस्लो में इंशाल्लाह खेलेंगे और पाकिस्तान के लिए ये जीत लेकर आएंगे। तो अमानुल्लाह, आप बताइएगा किस जज्बे के साथ मैदान में उतरने वाले हैं? मुझे तो बहुत जज्बा है कि मैं इस मैदान प्रोजेक्ट में आगे खेला हूँ। इंशाल्लाह हमारा ख्वाहिश है कि हम नॉर्वे कप खेल के फाइनल जीत के आए, गोल्ड लेके। राइट। अमानुल्लाह, आप बताइएगा जरा कि आपका ये सफर कैसे शुरू हुआ, आपका ताल्लुक किस इलाके से है, फुटबॉल से आपका लगाव और फिर इस टीम में शिरकत कैसे की? जी, सबसे पहले तो मैं लियारी का रहने वाला हूँ। हम जब गलियों में खेलते थे तो मैं अपने इलाके के जो प्लेयर हैं, नोमान डोडो है, बिलाल सियार हैं, मैं जिससे प्लेयरों को देखता था तो मुझे फ़ुटबॉल का बहुत शौक हो गया कि मैं भी फ़ुटबॉल खेलूँ, एक इंटरनेशनल सतह पे जा खेलूँ। तो ओपन ट्रायल हुए थे हमारे ककरी ग्राउंड लियारी पे, मुस्लिम हैंड्स हमारे कोच रशीद ने लिए थे। तो हमने सोचा कि हम भी एक ट्रायल देंगे, हमें भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा इंशाल्लाह, तो हम सिलेक्ट होंगे, नॉर्वे जाके खेलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो मैंने ट्रायल दिए, मैं सिलेक्ट होके इस कैंप तक आ गया। राइट। तो रेहान, वैसे तो पूरे मुल्क में ही टैलेंट मौजूद है, लेकिन लियारी की कोई ख़ास बात है जहाँ से हमारे ये प्लेयर्स आते हैं, तो आप क्या कहेंगे लियारी के प्लेयर्स के हवाले से? 2014 में जब हमने इस काम का आगाज़ किया और इस खेल के ज़रिए पूरी दुनिया में जो शोहरत मिली पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम को, तो लियारी के बच्चे उसमें सरे फहरिस्त थे। और लियारी में टैलेंट है, वो मिनी ब्राज़ील ऐसे तो उसको कहा नहीं जाता, उनकी गलियों में फुटबॉल है और फुटबॉल के ज़रिए जो लियारी के लोगों ने अपने बच्चों को इंगेज करने का, मैं समझता हूँ, एक अज़म उठाया, ये सहरा भी इनके सर जाता है। पाकिस्तान के गली कूचों में बच्चों के साथ बहुत सारे मसाइल भी जुड़े होते हैं, लेकिन जब आप उनको फुटबॉल की दुनिया से इंगेज करते हैं तो हमारा ख्वाब भी यही है कि हम उस बच्चे को वो राइट दें उसके खेलने का, वो एजुकेशन का ख्वाब उसको दे दें, उसको ये राइट दें कि उसकी भी शनाख्त बन सकती है और जो आलमी मैदानों में उतरने का राइट टू ड्रीम है हम वो भी इसको पहुंचाए। तो लियारी के बच्चों को मैं समझता हूँ कि जज्बा है वो सबसे ज्यादा था। हमने जब कराची में ट्रायल लिए तो 300 से ज्यादा बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे थे, अमानुल्लाह भी उनमें एक था, तो 30 बच्चे सिलेक्ट हुए। 300 में से 30 बच्चे, बड़ा मुश्किल मरला होता है, आपको पता है सिलेक्शन करना कोई आसान नहीं होता। बाज़ औक़ात उस दिन शायद उसकी सलाहियत में कमी नजर आ रही हो तो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा होता और वो उसका लकी डे या बैड डे होता है, लेकिन वो बच्चे आए,
उन बच्चों ने अपने जो मुकामी तौर पे लोगों के ताउन के साथ वो खेल रहे थे, उन लोगों ने उस खेल का मुजाहरा दिखाया। और अब वो जो हमारी स्ट्रीट कनेक्टेड एकेडमीज का जो ग्रुप और जाल फैल चुका है पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह एक्साइटेड हैं और वो भी चाहते हैं कि वो भी लियारी की तरह खेलें, और लियारी के जरिए जो एक पाकिस्तान को फेम मिल रहा है फुटबॉल की दुनिया में वो और बढ़ेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा रेहान, ये बताएं कि इस इवेंट के हवाले से जरा डिटेल्स बताएं, कब रवानगी है और कितनी टीम्स दीगर ममालिक की इसमें शिरकत करने वाली हैं? जी इस साल जो है पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 2300 से जायद जो है टीमें आ रही हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट है और आप, क्योंकि मुझे तो कई दफ़ा जाने का एजाज़ हासिल हो चुका है इन बच्चों के तवस्सुत के साथ, कि हर जगह फुटबॉल ही फुटबॉल नजर आ रहा होता है। मुख्तलिफ कैटेगरीज है, अंडर 9 से लेके ये कैटेगरीज शुरू होती है, अंडर 10, अंडर 11, 12, 13, 14, ताकि फुटबॉल के जरिए तो बाहर की जो आमद है उसकी खुशी में इस पूरे हफ्ते को वो मनाते हैं। छुट्टियां होती हैं वहां पर, तमाम दुनिया के बच्चे वहां पर पहुंच रहे होते हैं, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बिलखुसूस बरतानिया के बच्चे, उनके जो मुख्तलिफ क्लब्स हैं वो भी वहां पर आ रहे होते हैं। तो एक जश्न का समा होता है, हर तरफ जो है खेल का जो है ना वो आपको एक रंग नजर आ रहे होते हैं, बच्चियों के मुकाबले हो रहे होते हैं, नाबीना बच्चों का एक स्पेशल मुकाबला वहां पर हो रहा होता है। मकसद सिर्फ ये है, एक होलिस्टिक अप्रोच वो देते हैं पूरी दुनिया को कि ये बच्चे दुनिया में आए, एक दूसरे के साथ कल्चरल एक्सचेंज भी हो, एक दूसरे के खेल को भी देखें और इनके अंदर तवानाई बढ़े और इनके अंदर जो जज्बा है खेलने का, उसके जरिए अपनी शख्सियत को निखार सके। 25 तारीख को इंशाल्लाह हम रवाना हो रहे हैं पाकिस्तान से ओस्लो के लिए, और ओस्लो की पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी पुरजोश है हमारे इस्तकबाल के लिए, इन बच्चों के इस्तकबाल के लिए बिलखुसूस। और वहां पर उन्होंने पाकिस्तान की स्ट्रीट चाइल्ड टीम को अल्हम्दुलिल्लाह वेलकम करने के लिए हर साल की तरह बड़े रंगारंग प्रोग्राम रखे हुए हैं। पाकिस्तानी सफारत खाना जो ओस्लो में मौजूद है, हर साल की तरह इस साल भी वो हमारे वेलकम के लिए और हमारे इन तमाम प्रोग्राम्स के जो तरतीब है उसके लिए वो हमारे साथ मुशावरत में शामिल है। तो ये इंशाल्लाह 2 तारीख तक बड़ा पुरजोश सीजन होगा। जी जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। तो ईमानुल्लाह, आप बताइएगा कि मुस्लिम हैंड्स जैसे प्लेटफॉर्म्स जो हैं जब अवेलेबल आप लोगों के लिए होते हैं तो कैसा महसूस करते हैं आप जैसे प्लेयर जिनको मौके कम मिल रहे होते हैं? जी, मैंने ये कहा कि मुस्लिम हैंड्स जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको जब ये मुयस्सर होते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स, आपको क्या लगता है कितनी कमी है पाकिस्तान में ऐसे प्लेटफॉर्म्स की, क्योंकि मौके बहुत कम है आप जैसे प्लेयर्स के लिए? जी हाँ, ऐसे तो प्लेटफॉर्म बहुत कम मिलते हैं, पर मैं यही कहता हूँ कि हुकूमत से ऐसे प्लेटफॉर्म ज़्यादातर हो, क्योंकि मेरे जैसे बच्चों को भी इस जैसे प्लेटफॉर्म मिल सके और इंटरनेशनल सतह पर खेल सके। बिल्कुल, आप जैसा टैलेंट जो है, आप ये कहिए कि वो मंजर आम पर आ सके और वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। अच्छा अमानुल्लाह, मुझे बताएं फेवरेट फुटबॉल प्लेयर कौन सा है आपका और उसकी कौन सी ऐसी क्वालिटी जो आपको मोटिवेट करती है या जो आपको उसका फैन बनने पर मजबूर करती है? मेरा जो फेवरेट प्लेयर है सर्जियो रामोस, वो जो स्लाइड मारता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वाह, हेड वर्क, स्लाइड। तो आपने कभी ट्राई खुद किया वो स्टाइल? राइट। तो रेहान, आप क्या समझते हैं कितना टैलेंट अभी मौजूद है, क्योंकि आप कई सालों से जो है टीम्स लेकर जा रहे हैं मुख्तलिफ, तो इस साल की जो टीम है कितनी मजबूत दिखाई दे रही है आपको? जी, ये हमारी 11वीं काविश है आलमी मैदान में उतरने की, और प्रोजेक्ट मैदान का ये ख्वाब है कि पाकिस्तान के उस यंग टैलेंट को, इस पनीरी को निखारने के लिए हम अपनी कोशिशें और काविशें करते रहें। इस साल की टीम हमने पूरे पाकिस्तान, जिसमें लोरालाई, गवादर, वजीरिस्तान का बच्चा शामिल है, टांग का बच्चा शामिल है, फैसलाबाद और बखर का बच्चा शामिल है, तो पूरे पाकिस्तान, मीरपुर खास और करलियारी तो ऑफ कोर्स आपने देख लिया। तो ये पूरे पाकिस्तान का एक बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता हमने सजाया है। और मैं आपको अर्ज करूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जो, देखिए पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ये जो कह रहे हैं हम कि 2,62,00,000 बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, अगर हम सब मिल जाएं, हम तमाम गवर्नमेंट और तमाम स्टेक होल्डर्स मिल जाएं, हम इन बच्चों को इंगेज कर सकते हैं थ्रू स्पोर्ट्स। हम इनके तालीम के बेहतर मौके देने के लिए उनको आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल भी लेकर आ सकते हैं। स्कूल्स में भी खेल के जरिए हम बच्चों की शख्सियत को निखारने के लिए एक किरदार अदा कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये टीम बताएगी पाकिस्तान के उन आउट ऑफ स्कूल बच्चों को कि हाँ, हम किसी से कम नहीं, आई एम समबॉडी, हमारी कैंपेन भी है। और बात आपने की है कि सब मिल जाएं तो इस तरह का टैलेंट हम निखारने में हमें बड़ी मदद मिलेगी। इस बार तो पीएम जो यूथ प्रोग्राम है उसकी भी सपोर्ट आपको हासिल है, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें आसान हो गई। स्पॉन्सरशिप के मसाइल वगैरह इस दफा तो नहीं है?
अल्हम्दुलिल्लाह जी इस दफा बहुत अल्लाह ताला ने करम किया। आपका शुक्रिया एक्सप्रेस न्यूज का वल्लाह कि आपके तवज्जुह से जब हम बात करते हैं तो हमारी बात पाकिस्तान के उन ऐवानों तक पहुंच जाती है, उन लोगों तक पहुंच जाती है, लोग जुड़े हमारे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जुड़ने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है, उसका शुक्रिया थैंक्स टू एक्सप्रेस के इस प्रोग्राम का भी और हुकूमत वक्त का भी, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के राना मशहूद साहब का शुक्रिया कि उन्होंने हमेशा इन बच्चों को सेंडिंग ऑफ सेरेमनी के तौर पे भी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात करवाने का सिर्फ मकसद ये होता है कि उनको लगे कि कौम के बड़े इन बच्चों के सर पे हाथ रखें। देखिए इन बच्चों को ये यकीन होना चाहिए कि मुस्लिम हैंड्स हाथ थामे हुए हैं। रेहान आपका भी बहुत शुक्रिया और यू आर मोस्ट वेलकम। जब भी आप ऐसी कोई करेंगे जिसमें बच्चों को प्रमोट किया जा रहा होगा तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले आपको बताते चलें वापस जरूर आइएगा। एक ट्रैवलर से मुलाकात करवानी है, केमिकल इंजीनियर थे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ ट्रैवलिंग की तरफ फोकस्ड हैं और आपने अक्सर उनके जो है व्लॉग्स देखे होंगे। आपसे मुलाकात करवाएंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। तो जनाब कहते हैं कि सफ़र इंसान को सिर्फ नई मंजिलें ही नहीं दिखाता बल्कि वो उसे खुद की पहचान भी करवाता है। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे ही नौजवान से जिसने दुनिया देखने का ख्वाब देखा और फिर अपने शौक और ख्वाब को पाया तकमील तक पहुंचाया। जी हाँ नाज़रीन, हम बात करें पाकिस्तान के मारूफ ट्रैवल व्लॉगर की जिन्होंने सिर्फ 12 साल में 34 ममालिक का सफ़र किया, वो भी बगैर किसी बड़ी स्पॉन्सरशिप के। जी हाँ, उन्होंने न सिर्फ दुनिया देखी बल्कि उसके कल्चर, रिवायात, लोगों और रास्तों को कैमरे की आंख से महफूज करके लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाया। चाहे वो नेपाल के पहाड़ हों या तुर्की की खूबसूरत गलियां, यूरोप के किले हो या जनूबी अमेरिका के जंगल, इनका कैमरा हर मंजर को ज़बान देता रहा। इनके व्लॉग्स सिर्फ सफ़र नहीं है, एक सबक है कि अगर जज्बा हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। मज़ीद किसी तवक्कुफ़ के, मैं कोई नाम नहीं ले रही, हम स्क्रीन कट करेंगे क्योंकि ये अपनी पहचान खुद ही है जनाब और लाखों करोड़ों इनके चाहने वाले, इनके फैंस हर जगह पर मौजूद हैं। हमारे साथ बिलाल आजम मौजूद है स्टूडियोज़ में और उनकी ट्रैवलिंग की दिलचस्प स्टोरीज हम उन्हीं से सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग बिलाल, और इट्स रियली गुड टू हैव यू हियर क्योंकि आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स माई सेल्फ बीइंग अ ट्रैवलर। आपने अच्छा वैसे ये चुना कैसे आपने नाम बीइंग अ ट्रैवलर, क्योंकि मैं भी बीइंग अ ट्रैवलर आपसे यही सवाल कर रहा हूँ। So basically, first of all, thank you so much for inviting. So being a traveler, actual में निकला ही यहाँ से कि वो जो पैशन मेरे काफ़ी सालों से मेरे अंदर था दुनिया घूमने का, और मैंने बहुत ज़्यादा नाम सोचे भी इससे पहले भी रखने के, लेकिन मैंने कहा मुझे नाम कुछ ऐसा रखना चाहिए जिसकी कोई बाउंड्री ना हो और वो मुसलसल चलता रहे। तो वहाँ से फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा 10-15 नाम सोचे, अपने फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ शेयर किया करता था। तो 1 महीने बाद जाके मैंने फिर ये अपना ब्लॉग का भी प्रॉपर एक नाम डिसाइड किया था। तो मेरे कोलीग्स जो होते थे जब मैं जॉब करता था वहाँ पर उन्होंने मुझे हेल्प आउट किया और फिर वोटिंग करवाया करता था और फिर एंड में आके ये एक नाम हो गया कि कोलीग्स को आपने फिर छोड़ दिया। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इससे पहले 34 कंट्रीज, एक आम इंसान के लिए नामुमकिन सा लगता है कि इनका सफ़र करना और इतनी डिफरेंट जगहों पर जाना, और उससे भी एक और चीज़ कि खुद तो आप एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं, आप लाखों लोगों के लिए और भी उसको कैप्चर भी कर रहे हैं, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो कैसा रहा पूरा तजर्बा अब तक का? सो बेसिकली अगर आप इसको एज अ जॉब लेते हैं तब ये आपके लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा। लेकिन अगर आप इसको, आपका पैशन है, क्योंकि इसमें आपने ट्रैवलिंग भी करनी है और वीडियो फिल्मिंग भी करनी है, तो दोनों चीज़ों का ही आपको पैशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका एक चीज़ है तो आप दूसरी नहीं कर सकते। हाँ। तो बाय वर्च्यू ऑफ माई चाइल्डहुड मुझे शुरू से ही ट्रैवलिंग का भी शौक था फ्रॉम माई फादर, और वीडियो भी कैमरा मेरे फादर ने ही बड़ी जल्दी एज में ही मुझे, आई थिंक आई वाज 6 ईयर ओल्ड, मुझे वीडियो कैमरा तभी मिल गया हुआ था। उसकी वजह से बाय वर्च्यू ऑफ माई हॉबी ये चीज़ मेरे अंदर दोनों चीज़ें आ चुकी थी कि मैं ट्रैवल भी कर रहा था और वीडियो फिल्मिंग भी करता रहता था फॉर और ऑन फैमिली। आपके दोस्त भी हैं और आपका पेशा भी शेयर करते हैं, इंजीनियर्स। ये क्या हो रहा है इंजीनियर्स को? सारे के सारे जो है सड़कों पर निकल आए हैं, दुनिया घूम रहे हैं, कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हैं। तो ये इंजीनियर्स में कोई खास ट्रेंड्स जो है इस वक्त चल रहे हैं? सो बेसिकली इंजीनियर्स का हमारी जो एजुकेशन होती है उसके अंदर ही ये सिखाया जाता है कि इंजीनियर्स कैन डू एनीथिंग एंड इंजीनियर्स कैन डू वंडर्स। तो होता यह है कि जब हम कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारी नज़र भी किसी दूसरी प्रॉब्लम की तरफ चली जाती है या फिर किसी दूसरे पैशन की तरफ भी चली जाती है। तो वहाँ से फिर इंजीनियर्स को होता है कि यार ये काम कर लिया, ये अब ऑप्टिमाइज हो गया, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो उस चीज़ के अंदर फिर वो जो परफेक्शन का भी एक आपको होता है कि यार इस चीज़ की तरफ जाना है, इसको मजीद एक्सेल करना है। चले वो भी मोमेंट बताएं व्हेन यू डिसाइडेड कि अब सब कुछ छोड़ के इसी तरफ जाना है। दैट वॉज वेरी वेरी क्रूशियल मोमेंट बेसिकली। सो मैंने एक्चुअल में डिसाइड, जॉब मैंने स्टार्ट की थी 2009 में,
और 2011 में मुझे पता चल गया था कि मैं कॉर्पोरेट लाइफ का बंदा नहीं हूँ। वहाँ से फिर 2012 में मेरी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग स्टार्ट हुई और मुझे ज़रा मज़ा आना शुरू हुआ। फिर मैंने कहा यार लाइफ ये वाली जीनी है जो फॉरेनर्स आगे लंबी लंबी ट्रैवलिंग करते हैं। सोचा यही था कि जल्दी मैं शायद 1-2 साल में ये कर लूँगा पैकअप, लेकिन उसकी प्लानिंग जो मुझे करनी पड़ी, जो अपना बैकअप बनाना पड़ा और जो अर्निंग रिसोर्सेज मुझे थोड़े से अलहदा से रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट करनी पड़ी, उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। अच्छा। और जब मैंने देखा नाउ इट इज़ सेफ फॉर मी कि यार एक ऐसी रेवेन्यू स्ट्रीम्स अब मुझे आना शुरू हो गई हैं कि जब मैं ये एक लेने जा रहा हूँ एक चैलेंजिंग डिसीजन, तो मेरे पास फाइनेंशियल इश्यूज ऐसे ना खड़े हो जाए कि मैं अपने शौक की वजह से जो है अपने घर वालों को मुश्किल में डाल दूं। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है बतानी। और क्योंकि मैं एक आम आदमी का सवाल होता है ये व्लॉग्स देख के, सबको लगता है ट्रैवल व्लॉगर्स के लिए बड़ी इजी मनी है ट्रैवलिंग, तो आप मौजें कर रहे हैं और आपको पैसे भी इतने सारे मिल रहे हैं, तो हर कोई अब यही चाहता है कि वो ट्रैवल व्लॉगिंग करे या वो ट्रैवल व्लॉगर बन जाए। तो क्या उनके लिए पैगाम है कि बैकएंड पे क्या क्या चल रहा होता है, क्या कुछ मैनेज करना पड़ता है? जिस तरह आपने कहा कि आप एकदम से ऐसे नहीं आ गए, आपने पहले सारी चीजें मैनेज की, अपने फाइनेंसेस मैनेज किए और फिर आप इस तरफ आए। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये सबसे ज्यादा मेरे जितने भी फॉलोअर्स मुझे अप्रोच करते हैं उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि हम स्टार्ट करना चाहते हैं ये प्रोफेशन। तो मैं उनको ये बताता हूँ यार और तो कोई प्रोफेशन होता होगा, ट्रैवल व्लॉगिंग ये ऐसा प्रोफेशन नहीं कि आप डिसाइड करें और कल स्टार्ट कर लें। दोनों चीज़ों का, एक तो पहले आपको वीडियो फिल्मिंग का भी और ट्रैवलिंग का भी पर्सनली बहुत ज्यादा शौक होना चाहिए, क्योंकि ट्रैवलिंग इज नॉट एन इजी थिंग। बहुत ज्यादा ख्वारी भी होती है इसके अंदर और बहुत ज्यादा हैफेजर्ड सिचुएशन भी आती है। प्लस व्हेन यू हैव अ पाकिस्तानी पासपोर्ट स्पेशली बहुत सरप्राइजेस के लिए तो हमेशा रेडी रहना चाहिए। तो उसके लिए आपका वो जो बैकएंड वाला पार्ट है कि आपकी वो जो फाइनेंसेस है वो इतनी ज्यादा सेट होने चाहिए कि आपने व्लॉगिंग की, आप दूसरी कंट्री में गए, आपका कोई 5 से 10 लाख लग गया और वापस आके आपको कोई व्यूज नहीं आए, तो वो फिर आपका एक ही दफा ट्रैवल होगा, अगली दफा आप कहीं नहीं जा सकोगे। तो उसके लिए ये है कि आपको वो जो पेशेंस आएगा ना कि व्यूज नहीं भी आए, तो वो वही चीज आपको सस्टेनेबल रख सकती है कि यार ठीक है व्यूज नहीं आए लेकिन मुझे तो ट्रैवलिंग पसंद थी ना, मेरा वो शौक तो पूरा हो गया ना वीडियो का। तो वो चीज जब आपके अंदर खुद से होती है तभी आप लॉन्ग टर्म ट्रैवलर बन सकते हैं। आपने वीडियो फिल्मिंग का भी कहा कि ये भी आपको आनी चाहिए खुद से। हमने बड़ी बार देखा है कि आप बाइक जो है वो राइड कर रहे हैं और आपकी जो ऊपर से फुटेज जिनको आप ड्रोन फुटेज कहते हैं वो भी बन रही होती है। आपके साथ कोई जाता है ट्रैवल, आपके साथ कोई पार्टनर, या फिर आप खुद ही मैनेज कर रहे होते हैं? ये भी क्वेश्चन मुझे बहुत ज्यादा किया जाता है कि आप झूठ बोलते हो, आप सोलो नहीं जाते। हाँ, क्योंकि लगता नहीं है ऐसे कि आप खुद ही मैनेज कर तो रहे हैं। उसमें ये है कि क्योंकि जब भी मैं ट्रैवल पे निकलता हूँ ऑलमोस्ट मेरे बैग में 7 कैमराज होते हैं डिफरेंट मोड्स में यूज करने के लिए। 360 कैमरा, एक्शन कैमरा, ड्रोन कैमरा, DSLR और बाकी जितने भी हैं मोबाइल वगैरह। तो ड्रोन को मैं फिर जब यूज करता हूँ, मुझे अब इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि मैं ड्रोन का जो हैंडल है वो ऑल्दो इट्स नॉट सेफ, मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है तो मैं उसको अपने हैंडल पे मैंने पूरा बनाया हुआ है बाइक पे, और मैं सिर्फ अपनी 2 फिंगर से उसको ऑपरेट कर लेता हूँ और वो फॉलो मोड पे उसको लगा के कहाँ पे कहाँ लेकर जाना है। इंजीनियर भी है ना साथ जी, साथ, तो वो वाली टेक्निकलिटीज को भी हम फायदा उठा लेते हैं। तो बाकी है कि कुछ उसके अंदर ऑटो पायलट की ऑप्शन होती है। आई टोटली ट्रस्ट यू कि आप सोलो ट्रैवल कर रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ बताएं कि कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, डज दैट मेक इट डिफिकल्ट? क्योंकि आपने अपनी वीडियोस बनानी होती है और ऑल्सो व्हेन यू आर क्रॉसिंग बॉर्डर्स, तो उसमें इतना इक्विपमेंट लेके जाना साथ, वो कैसे कर पाते हैं आप? तो स्पेशली अगर फैमिली के साथ आपने कंटेंट क्रिएट करना है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आपने या फैमिली को मैनेज करना है या आपने कंटेंट को मैनेज करना है। तो अगर फैमिली व्लॉगिंग वाला पार्ट है वो आप कर सकते हैं, लेकिन फैमिली को साथ लेकर ट्रैवल व्लॉगिंग करना इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आपने उसमें वो चीजें बतानी है, उन जगहों पे जाना है जहाँ पे शायद आप अपनी फैमिली को उन मुश्किलात में नहीं डालना चाहते, जहाँ पे आप अकेले जा सकते हो। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता इस तरह की ट्रैवलिंग के अंदर अपनी फैमिली को लेके जाना, वो क्योंकि प्योर ट्रैवल व्लॉगिंग के अंदर। और हाँ, अगर आप सेपरेट फैमिली ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उसको आप सिर्फ अपनी एक मेमोरी के तौर पे फिल्माना चाह रहे हैं, दैट इज ओके, बट टू मेक अ फुल फ्लैश ट्रैवल कंटेंट जिसमें आप लोगों के लिए गाइड भी प्रोड्यूस करें, जिसमें आप लोगों को इन्फ्लुएंस भी करें, उनको इंस्पायर भी करें कि वो लोग ट्रैवल कर सकें आपकी वीडियोस को देखे, वो आपको प्रॉपर प्लान करना पड़ता है और चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि अच्छा, इसी में ही ख्याल से मुझे एक चीज़ रिलेट करने को मिली कि बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे होते हैं कि कोई अगर बैड एक्सपीरियंस होता है अगर किसी ट्रैवल ब्लॉगर के साथ, तो वो कहते हैं कि इनके साथ ही क्यों होता है, ये स्क्रिप्टेड होता है, ये प्लान्ड होता है। डेफिनेटली अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इस तरह की कुछ चैलेंजेस जो हैं वो आते तो हैं। आपके साथ कुछ इस तरह के वाकयात हुए हैं ड्यूरिंग ट्रैवल? बिल्कुल हुए हैं और कई दफ़ा तो बहुत ज़्यादा बुरे भी हुए हैं। तो एक्चुअल में स्क्रिप्टेड बाकियों को तो नहीं पता, लेकिन जो मेरी ट्रैवल
कम्युनिटी है, हमें अपना बहुत ज़्यादा पता है, जितने हम ट्रैवल ब्लॉगर्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो हमें पता है कि किस तरह हमारी मुश्किलात आती है, और हम फ़ौरन एक दूसरे को ही, जो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, हम फ़ौरन एक दूसरे से रब्ता भी करते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी। अभी तक कौन सा एक्सपीरियंस? सबसे वर्स्ट मेरे साथ अल्बानिया में हुआ था, जब मैं एक हॉस्टल में रह रहा था और रात को एक साइकोपैथ ने अटैक कर दिया था हमारे हॉस्टल के अंदर, शीशे दरवाजे तोड़ते, खून और खून हर जगह के ऊपर। तो वो हमने जैसे जान बचा के, मैं तो इवन अगले शहर में भी गया, अगले मुल्क ही में भाग गया था बस। व्लॉग भी बनाया, बिल्कुल मैंने वो फिल्माया था पूरा। तो जो आपकी बात थी कि ये स्क्रिप्टेड होता है इस तरह के इवेंट, तो इसमें बेसिकली हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमारे साथ रियल टाइम हो रहा है, हम जो ब्राइटर साइड ऑफ ट्रैवल की है वो भी दिखाएं, और जो डार्कर साइड है वो भी ज़रूर दिखाएं लोगों को, ताकि लोगों को सिर्फ ये ना लगे कि ट्रैवल करना इज़ फन, ट्रैवल के अंदर अयाशी होती है, ये तो लोग घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके पैसे भी कमा लेते हैं। लेकिन इसकी एक ब्राइटर साइड के साथ एक डार्कर साइड भी है, जो आपको खुदा ना खास्ता किसी भी, ये शेयर इसलिए करते हैं ताकि रियल टाइम ही पता चले। अच्छा, अभी बताइएगा कि आप इंडिया और दीगर ममालिक अभी आप टूर करके आए हैं, बांग्लादेश का टूर करके आए हैं, तो इंडिया बांग्लादेश के जो दोनों टूर थे उसमें आपको क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए, और क्योंकि बहुत ही शॉर्ट ट्रिप था, उसके मुतालिक बताइए। सो इंडिया वाला ट्रिप तो ऑब्वियसली वंस इन अ लाइफ टाइम वाला ट्रिप होता है, आपको वीज़ाज़ क्यों नहीं मिलते, तो इट वाज फुल ऑफ एडवेंचर्स। सबसे पहले वीज़ा लेना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा इंडिया का मिलता नहीं है। तो एज अ ट्रैवलर हमारी ऑब्वियसली केमिस्ट्री दोनों मुल्कों की वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन एज अ ट्रैवलर आपके लिए बहुत क्यूरोसिटीज़ होती हैं, ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करना जहाँ पे आपके रास्ते बंद हों, वहाँ पे जाने का ज़्यादा दिल भी करता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हमारे पास एक ऑप्शन थी कि हम उसको जो रिलीजियस वीज़ा, उसमें आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ बेसिकली जाते हैं। तो 3 साल की कोशिशों के बाद मुझे वो वीज़ा मिला, 5 डेज़ मैंने वहाँ स्पेंड किए, और जो हमें यहाँ पे लगता है वो वैसे लोग वहाँ पे नहीं, आपको बेसिकली जो हमें यहाँ पे थोड़ी सी जो केमिस्ट्री थोड़ी सी आती है, हेट वाली, वो आपको नहीं मिलती एक्चुअली। वहाँ पे लोग बड़े अच्छी तरह आपको ट्रीट करते हैं। तो मैंने स्ट्रीट फूड बड़ा फेमस है, ये भी स्ट्रीट फूड भी बहुत अच्छा लगा, और स्पेशली जो उनका बहुत पुराने खाने जो हमारे इधर बहुत मशहूर हैं, वो एक्चुअल में ऑब्वियसली उनकी बेसिस वहाँ पे है। तो वहाँ की बिरयानी एक्सपीरियंस करना, वहाँ की दिल्ली की पतली गलियों में जाकर उनकी निहारी खाना, उनके एक एक चीज़, वो बहुत बहुत मैंने एंजॉय किया, क्योंकि वो एक सिटी का वीज़ा था। तो 4 से 5 दिन हमने वो दिल्ली को जितना मैं मैक्सिमम एक्सप्लोर कर सकता था, वहाँ की हिस्ट्री और फूड वगैरह, इवन लोग भी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लोगों ने वेलकम किया, और खाने वगैरह भी मैंने बहुत एंजॉय किया। बांग्लादेश का मैं स्पेशली कहूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली उधर भी हमारी हिस्ट्री कुछ ऐसी रही है, तो मुझे एक्सपेक्टेशन वहाँ से ज़्यादा थी कि शायद वो वाली वाइब्स आपको ना मिले, बट मैं बिल्कुल सरप्राइज हुआ कि जब एक एक बंदे से मिलने के बाद जब मैं किसी को बताता था कि मैं पाकिस्तान से हूँ, बिकॉज हिंदी बोलने वाले वहाँ पे ज़्यादातर इंडियंस आते हैं, क्योंकि बॉर्डर इंडिया का लगता है, तो इनिशियली मुझे वो इंडियन ही समझते थे। लेकिन जैसे मैं बताता था कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो वो उनके फेस के ऊपर जो एक सेपरेट स्माइल आती थी, वो होती थी कि 2 बिछड़े हुए भाई मिले एक्चुअल में। तो वो मुझे फिर एक पर्सन से नहीं, हर एज ऑफ पीपल से मैं मिला, और हर एक से वो जो आपको वाइब मिली, बहुत ही मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। जाने से पहले लोग मुझे ये कहते हैं यार बांग्लादेश में देखने को क्या है, बस सादा सा मुल्क है, टूरिज्म भी नहीं है और वो फैंसी भी नहीं है। तो मुझे ज़्यादा था ही कि मैंने लोगों से मिलना है एक्चुअल। तो एक्चुअल में यही वो बात है कि जो ट्रैवलर है उसके लिए कई जगहों पे डेवलपमेंट जरूरी होती है, कई लोगों पे लोगों का एक्सपीरियंस जरूरी होता है। तो जो सिर्फ फैंसी ट्रैवलिंग करना चाहते हैं वो सिर्फ उन मुल्कों को टारगेट करते हैं। जो लॉन्ग टर्म ट्रैवलर होता है वो हर तरह के मुल्क को, हर तरह की तरह बहुत सारे लोग इन ममालिक का दौरा करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग नहीं कर पाते वो आपकी वीडियो से कर रहे होते हैं। तो अच्छा, अब जो लोग वहां जाना चाह रहे हैं, कुछ लोग व्लॉगिंग भी करना चाह रहे हैं, क्या टूल किट बताएंगे आपको कि शुरू कहाँ से करें? शुरू तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो आपने अपने कॉन्फिडेंस जो क्रिएट करना होता है ना, वो अपने मोबाइल से स्टार्ट करें। खुद से कोई इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग, मुझे याद है कि मैं एक दफ़ा बादशाह मस्जिद की इधर जो हमारी लाहौर की फूड स्ट्रीट है, वहाँ पे कुछ मैं व्लॉगिंग कर रहा था, और एक लड़का दूसरे शहर से आया हुआ था, और उसके हाथ में कोई 10-12 डिफरेंट इक्विपमेंट थे, बहुत महंगे। और वो महंगे इक्विपमेंट लेते हुए मुझे कुछ फ़ैन फॉलोअर्स मिल गए उस साइट के ऊपर। तो उसने कहा यार ये कोई यूट्यूबर है। वो मेरे पास आया कि सर मैंने ये सब कुछ ले लिया, मुझे बताएं कि मैंने इसको स्टार्ट कैसे करना है। तो वो पहले ही कोई 20-25 लाख लगा चुका था और उसको पता ही नहीं था क्या करना है। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि सिर्फ आपके पास अगर कैमरा है, मोबाइल है, उससे खुद से वीडियो बनाना स्टार्ट करें और लगाना शुरू करें और फीडबैक लेना शुरू करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली से।
और फिर इन्वेस्ट करें जब आपको कुछ उधर से अर्निंग स्टार्ट हो जाए, फिर ज़्यादा बाद में इन्वेस्ट करें, पहले बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिलाल आजम हमारे साथ मौजूद थे और एक्सपीरियंसेस उनके थे, उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। और जो नए लोग जो ट्रैवल ब्लॉगिंग की तरफ आना चाहते हैं उनके साथ भी उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया और उनके लिए भी टिप्स उन्होंने दिए हैं कि किस तरीके से वो इस फील्ड में आ सकते हैं, कितना आसान कितना मुश्किल है, सब कुछ शेयर किया, हमने आपकी मुलाकात कराई है। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और कुछ ही देर में अभी वापस आते हैं एक्सप्रेसो में, कहीं मत जाइएगा। इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।